में हम लोग पढ़े थे जीवों में विविधता के बारे में। यहाँ पे जीवों में विविधता के बारे में एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार क्या है? वैसे हमारे जीव जगत में लाखों करोड़ों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनको एक साथ अध्ययन करना कठिन होता है, इसलिए उनको वर्गीकरण यानी कि अलग अलग ग्रुप में करके हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो जीवों के वर्गीकरण के कुछ पारस्परिक अभिलक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर हम उन्हें अलग अलग बांट सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक किस प्रकार से होता है। तो प्रोकैरियोटिक में वे जीव आते हैं जिन जीवों के शरीर में एक ही कोशिकीय संरचना पाई जाती है, यानी कि एक ही कोशिका की बनावट होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। यहाँ पे यूकैरियोटिक पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था कि यूकैरियोटिक में वे जीव आते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कोशिकीय संरचना और कार्य के आधार पर प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीवों को कोशिकीय संरचना तथा कार्य के आधार पर हम उनको अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय कौन से जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है और बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, स्वकोशी या परकोशी के आधार पर। तो यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण के कुछ पारस्परिक अभिलक्षण जो है पॉइंट में करके दिया गया है, आप इसको नोट करते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक की बात किया जाए तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट विटेकर नामक वैज्ञानिक ने जीवों को 5 भागों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोनेरा जगत में जो जीव आते हैं ये अघाद्य जीव के रूप में माने जाते हैं, यानी कि सबसे पहले जो जीव थे अघाद्य जीव के रूप में उसको माना जाता है। तो मोनेरा जगत जो है ये प्रोकैरियोटिक जीव में आते हैं, यानी कि मोनेरा जगत जो होता है, मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें अगर जो कह दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है मोनेरा जगत में। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीव के रूप में मोनेरा जगत जो है ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं। उसके बाद से अगर जो इसकी बात किया जाए प्रोटिस्टा, फंजाई, तो प्रोटिस्टा और फंजाई यूकैरियोटिक जीव में आते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर जो देखें एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय के बारे में, तो प्लांटी तथा एनिमलिया जो होता है बहुकोशिकीय के रूप में होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लांटी जो है, अगर जो इनको छोड़ करके हम दो चीजों को अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें तो अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लांटी जो है ये स्वकोशी होता है, स्वकोशी, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ये भी बहुकोशिकीय के रूप में होता है। एनिमलिया जो होता है ये भी बहुकोशिकीय के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे जीवों के बारे में कि वर्गीकरण के कुछ पारस्परिक अभिलक्षण इस प्रकार से हैं। तो वैज्ञानिक आर्यच विटेकर नामक वैज्ञानिक थे एक, इन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा था: मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत और प्लांटी और एनिमलिया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया हुआ है, पौधों में शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, इसके हिसाब से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि प्लांटी जो होता है स्वपोषी होता है, यहाँ पे लिखे हैं स्वपोषी या परपोषी के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। फिर जंतुओं को देखा जाए तो जंतुओं का शरीर किस तरह विकसित होता है, जंतुओं का शरीर किस प्रकार से विकसित होता है, विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से होते हैं,
हर एक कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में हम एक बहुकोशिकीय प्राणी के रूप में हैं, तो हर एक कार्य करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं। वही यहाँ पे दर्शाया गया है कि विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं और वह हर एक अंग अलग अलग प्रकार से कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया। अब देखेंगे कि वर्गीकरण और जैव विकास। वर्गीकरण और जैव विकास क्या होता है। तो यहाँ पे वर्गीकरण और जैव विकास को जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो प्राचीन जीव थे, यानी कि पुराने जो जीव थे, पुराने जीवों में धीरे धीरे निरंतर परिवर्तन हुआ। लाखों वर्ष बाद नए जीव की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे देखेंगे कि नए जीव जैसे ही उत्पन्न हुए, ये पुराने जीव जो थे निम्न जीव के रूप में थे, यानी कि साधारण रूप में थे। और जब नए जीव की उत्पत्ति हुई तो नए जीव जो थे उच्च जीव कहलाए और यह जटिल रूप में परिवर्तित हुए। हमारे सामने जो नए जीव उत्पन्न हुए ये जटिल रूप में हुए। और यहाँ पे देखेंगे कि इन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं जैव विकास, यानी कि साधारण जीवों से जटिल जीवों के रूप में एक नए जीव के रूप में परिवर्तन होना ही जैव विकास कहलाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बच्चों हमने लिखे हैं कि पुराने जीव निरंतर उनमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद से इनमें कुछ समय लगे, यानी कि लाखों वर्ष लगे। परिवर्तन होने पर एक नया जीव बना। नया जीव यहाँ पे देखेंगे कि नया जीव जो है ये पुराने जीव जो थे निम्न कोटि के थे और साधारण थे, सरल थे, और इनसे एक नया जीव उत्पन्न हुआ जो उच्च जीव के रूप में जाना जाता है। निम्न या उच्च जीव ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम जानेंगे कि साधारण जीव थे और बाद में जो उत्पन्न हुए नए जीव के रूप में ये जटिल हुए, यानी कि जटिल के रूप में हुए। आगे हम लोग देखेंगे जैव विकास के बाद हम देखेंगे अगला वर्गीकरण समूहों का पदानुक्रम संरचना। वर्गीकरण समूहों का पदानुक्रम संरचना जो होता है ये किस प्रकार से होता है, यानी कि पहले बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद से उसको छोटे में बांटा जाता है, उसके बाद से और छोटे में बांटा जाता है, उसके बाद और छोटे में बांटा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वर्गीकरण समूहों का पदानुक्रम संरचना जो है, पहले पादप जगत को देखते हैं। तो पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम जो होता है, पादप जगत जो होता है, पादप जगत में यहाँ पे देखेंगे पादप जगत, इसको किंगडम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद से डिवीजन में तोड़ा जाता है और छोटे में तोड़ा जाता है तो वर्ग में होता है। वर्ग के बाद से और छोटे में बदला जाता है तो गण होता है, आर्डर होता है। उसके बाद से और छोटे में बदला जाता है तो कुल होता है, फैमिली होता है। उसके बाद से यहाँ वंश होता है, जीनस होता है। उसके बाद से जाति होता है, स्पीशीज होता है। इसी तरीके से अगर जो हम लोग जंतुओं में देखते हैं तो जंतुओं में देखेंगे कि जंतु जगत जो होता है, जंतु जगत, जगत मतलब किंगडम। किंगडम का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में सबसे बड़ा समूह के रूप में यहाँ पे जगत रखा गया है। जैसे सबसे बड़े अगर जो राज्य के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य होता है उस राज्य का जो मालिक होता है उसको माना जाता है कि सबसे बड़ा यह व्यक्ति है। यानी कि यहाँ पे जो जगत है यह पदानुक्रम का सबसे बड़ा समूह होता है और सबसे छोटा जो समूह होता है वो स्पीशीज होता है, जाति होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जंतु जगत में अगर जो बात किया जाए तो पदानुक्रम संरचना है ये बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम में जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फाइलम होता है। यहाँ डिवीजन के जगह पे प्लांट जो है, प्लांट में डिवीजन होता है, डिवीजन के जगह पे यहाँ पे फाइलम लिखा गया है। फाइलम में संघ होता है, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज।
तो यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। यह आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई जाति होता है। और वर्गीकरण का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, तो ये होता है आपका जगत होता है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा इकाई जगत होता है और वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो जाति होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग कोरोना काल में घर पे अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। अगले वीडियो का इंतजार करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगले वीडियो के रूप में देखने के लिए। धन्यवाद।